नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हमारी सरकार गरीबों की हितैषी सरकार है, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। एनएसएसके में गन्ने की कटाई का सीजन 16 तारीख को खत्म हो रहा है। उद्देश्य भाजपा को हराना है, मैसूर चामराजनगर के संभावित कांग्रेस उम्मीदवारों पर सिद्धारमैया का कहना। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 5, 8 और 9वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को किया रद्द। 14 मार्च को रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत, दिल्ली पुलिस ने कड़े शर्तों के साथ दी मंजूरी। सीएम और शिक्षा मंत्री बगैर सैलरी अपना घर चलाकर दिखाएं, केजरीवाल के आवास के बाहर टीचर्स का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। अरण्य ने कहा कि हमारी सरकार गरीब समर्थक सरकार है और गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए 5 गारंटी योजनाएं लागू की गई हैं। जैविक एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। उन्होंने बुधवार को बीदर शहर के घाड़ी फंक्शन हॉल में आयोजित बीदर जिला गारंटी सम्मेलन और बीदर तालुका जनस्पंदना कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बात की। गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला को 2000 रूपये प्रति माह हम जाति की परवाह किए बिना सभी को दे रहे हैं। राज्य में 1 करोड़ 25 लाख लोगों को 2500 करोड़ प्रति माह अन्न भाग्य योजना के तहत 10 किलो चावल दिया जा रहा है और सभी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार युवा निधि योजना के तहत ग्रेजुएशन और डिप्लोमा करने वाले बेरोजगार युवकों युवतियों को 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रही है। शक्ति योजना के तहत महिलाएं पूरे प्रदेश में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। लोगों की छोटी छोटी समस्याओं, मुश्किलों, मसलन मशासन, मनस्विनी, मैत्री, पिहानी संशोधन समेत अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जनस्पंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, लोगों को दफ्तरों में भटकने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके दरवाजे पर आ रही है। नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनस्पंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से कहा है कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर 2-3 महीने में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले लोग तहसीलदार कार्यालय और अन्य सरकारी विभागों में भटकते थे और काम नहीं होता था, लेकिन अब लोगों को मौके पर ही मुआवजा दिया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस महीने की 16 तारीख को नारंजा सहकारी चीनी फैक्ट्री का गन्ना कटाई का मौसम इस साल पूरा हो रहा है। फैक्ट्री के प्रबंधक निदेशक बीएस अपरंजी ने कहा। उन्होंने इस संबंध में एक घोषणा जारी की है। यदि किसी भी सदस्यों के किसानों ने अभी तक अपने गन्ने की कटाई नहीं की है तो वे हमारे कारखाना विभाग के कार्यालय में जाए और कटाई का आदेश प्राप्त करे और फिर गन्ने की कटाई और उसे परिवहन करने की व्यवस्था करे। इस महीने की 16 तारीख की शाम 6 बजे तक फैक्ट्री में जा सकता है। अपरंजी ने चेतावनी दी कि 16 वर्ष के बाद सदस्य किसान के बच्चे गन्ने के लिए फैक्ट्री किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चामराजनगर जिले में एक कार्यक्रम के मौके पर भाजपा के खिलाफ कई तरह के हमले किए, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का कार्यान्वयन भी शामिल था। उन्होंने कहा कि यह लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सिद्धारमैया मंगलवार को ध्रुव नारायण की पहली पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने आदर्श नेता बताया था। वह कांग्रेस विधायक दर्शन ध्रुव नारायण के अनुरोध पर चामराजनगर जिले के हेगड़ू गांव में कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। संविधान में संशोधन पर सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का छिपा हुआ एजेंडा है। अनंत कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद थे, क्या वह पार्टी के निर्णय के बिना ऐसा कर सकते हैं? हेगड़े ने पहले कहा था कि उन्होंने संविधान में संशोधन करने के लिए सत्ता में आए। अब वह कह रहे हैं कि अगर उन्हें 2/3 बहुमत मिला तो वे संविधान बदल देंगे। भाजपा मनुस्मृति में विश्वास करती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को कक्षा 5, 8 और 9वीं के छात्रों के योगात्मक मूल्यांकन के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की 11 मार्च अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी में कर्नाटक सरकार के वकील से कहा, आपने आदेश की पूरी शिक्षा प्रणाली को खराब कर दिया है और अब आप इसे जटिल बनाना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा, हम वर्तमान अपीलों को स्वीकार करते हैं और खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं। खंडपीठ को मुख्य अपीलों पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र निर्णय करना होगा। हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।
कर्नाटका के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बी.एस. येदियुरप्पा ने वादा किया था कि वह उनके बेटे के कांतेश को टिकट देंगे और हावेरी में लोकसभा चुनाव में उनकी जीत के लिए काम करेंगे। ईश्वरप्पा ने कहा, इसीलिए मैंने अपने बेटे कांतेश को प्रचार के लिए वहां भेजा था। उन्होंने यह भी कहा, अगर उनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो 15 मार्च को शिवमोगा में समर्थकों की बैठक बुलाई गई और जहां इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर स्थिति की मांग हुई तो मैं शिवमोगा से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कई गलतियां हुई, इसलिए हम चुनाव हार गए। उन्होंने कहा, कांतेश को टिकट जारी करने के पीछे पार्टी का राजनीतिक भविष्य है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उन्हें सुधारने की जरूरत है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें 14 मार्च को रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करने की अनुमति दे दी है। किसान संगठन का कहना है कि इस महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कहा है कि उसने कड़ी शर्तों के साथ रामलीला मैदान में महापंचायत की इजाजत दी है। पुलिस उपायुक्त मध्य प्रदेश एम हर्षवर्धन ने कहा कि हमने सख्त शर्तें लगाई हैं और एसकेएम नेताओं ने एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि वे शर्तों का पालन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने महापंचायत आयोजित करने और दिल्ली नगर निकाय के सहयोग से पार्किंग स्थान और पानी, शौचालय और एम्बुलेंस जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एनओसी जारी किया। एसकेएम ने कहा है कि महापंचायत शांतिपूर्ण होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों और कार्यकर्ताओं से महापंचायत में भाग लेने की अपील की है। मोर्चा ने कहा है कि इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सफल बनाने की तैयारी की जा रही है। इस महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए संकल्प पत्र भी पारित किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाली टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार देर रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर लिए महिला शिक्षकों ने दिल्ली सरकार से अपने लिए न्याय मांगा। दिल्ली के सिविल लाइन स्थित केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठी महिला शिक्षकों ने कहा, आज हम महिला शिक्षक होते हुए भी खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे हुए हैं और केजरीवाल और यहाँ की शिक्षा मंत्री 500 मीटर की दूरी पर आराम से अपने कमरों में और महलों में सो रहे हैं। महिला शिक्षकों ने कहा, हमें सैलरी नहीं मिली है। बीते 2 साल से हम दिक्कतों का सामना करके जीवन यापन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बिना सैलरी के अपना घर चला कर दिखाएं। हम लोग मरने पर मजबूर हो गए हैं। किराए के मकान में रहते हैं, किराए भी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास किराए देने की अब हैसियत नहीं रही। हमारा कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि टीजीटी और पीजीटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को न मानते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नियमों को नजरअंदाज किया है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर मचे सियासी हंगामे के बीच गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सीएए से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार है। मंत्रालय ने सीएए के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। नागरिकता कानून का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। केंद्र ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम
प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून को सोमवार को अधिसूचित किया। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, उन 3 मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह से खराब हुई है। हालांकि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बिहार की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आइए जानते हैं कि कौन सी सीट है ओवैसी की पसंद। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने 11 सीटों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी को प्रस्ताव भेजा है। ये सीट किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, कराकट, उजियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर और भागलपुर है। आपको बता दें कि इनमें से कई सीटें बिहार के सीमांचल क्षेत्र की हैं, जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। एआईएमआईएम बिहार में 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम की बिहार इकाई ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर ओवैसी को प्रस्ताव भेजा। सूत्रों के मुताबिक किशनगंज से अख्तरुल ईमान और कटिहार से पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि पार्टी के 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। केंद्र सरकार की ओर से बीते सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लागू कर दिया गया है। सीएए के माध्यम से केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता देगी। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएए के मुद्दे पर कहा कि देश में नया कानून सीएए लाया गया है, जो हिंदू, सिख, पारसी और जैन देश के बाहर डरे हुए हैं, उन्हें हमारे देश में लाया जाएगा। निश्चित रूप से लाया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। जब मैं सीएम था तो वे भाजपा देश में सीएए और एनआरसी का भूत लेकर आए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तीसरी बार विश्वास मत हासिल कर लिया है, यानी वह आगे भी नेपाल के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दहल के पक्ष में 157 वोट मिले, जबकि 110 विधायक विश्वास मत के विरोध में खड़े हुए। नेपाली संघीय संसद में एक विधायक अनुपस्थित रहे। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल द्वारा आज पेश किए गए विश्वास मत में कुल 268 वोट पड़े। बता दें कि माओवादी नेता द्वारा नेपाली कांग्रेस को छोड़ने और नेपाली की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के साथ एक नया गठबंधन बनाने के कुछ दिनों बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज संसद में विश्वास मत हासिल किया। प्रतिनिधि सभा एचओआर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर से जुड़े पूर्व गुरिल्ला नेता प्रचंड ने रविवार को संसद सचिवालय को एक पत्र भेजा था, जिसमें संकेत दिया गया कि उन्होंने नेपाली के साथ संबंध तोड़ दिए। एचओआर की सबसे बड़ी पार्टी है और सहयोगी नेपाली कांग्रेस का समर्थन खोने के बाद प्रचंड ने अपना बहुमत साबित कर दिया, मगर उन्होंने भारत विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी से गठबंधन किया, जिससे भारत के साथ संबंधों पर विपरीत असर पड़ने की आशंका जारी है। चीन में रेस्टोरेंट में विस्फोट, 1 की मौत, 22 जख्मी। बीजिंग 13 मार्च भाषा उत्तरी चीन के हेबे प्रांत में एक रेस्टोरेंट में बुधवार को गैस रिसाव के कारण विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य जख्मी हो गए। सरकारी मीडिया के मुताबिक विस्फोट के कारण इमारत और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अपनी एक खबर में बताया कि संदेह है कि यानजियाओ टाउनशिप में चिकन की दुकान पर गैस रिसाव से विस्फोट हुआ है,
चीन के एक रेस्टोरेंट में बुधवार को गैस रिसाव के कारण भयानक ब्लास्ट हो गया। इस घटना के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, वही 22 लोग घायल हो गए। विस्फोट इतना खतरनाक था कि इस दौरान कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है, वही कई वाहनों को भी क्षति पहुंची है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केपी न्यूज के बुलेटिन। हमारी सरकार गरीबों की हितैषी सरकार है, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। एनएसएसके में गन्ने की कटाई का सीजन 16 तारीख को खत्म हो रहा है। उद्देश्य भाजपा को हराना है, मैसूर चामराजनगर के संभावित कांग्रेस उम्मीदवारों पर सिद्धरामैया का कहना। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 5, 8 और 9वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को किया रद्द। 14 मार्च को रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत, दिल्ली पुलिस ने कड़े शर्तों के साथ दी मंजूरी। सीएम और शिक्षा मंत्री बगैर सैलरी अपना घर चलाकर दिखाएं, केजरीवाल के आवास के बाहर टीचर्स का प्रदर्शन। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।